अब यहाँ देखो, आज एक लास्ट टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ते हैं किसको, मेटलर्जी को पढ़ते हैं। मेटलर्जी मतलब हो गया मेटल का, इसका हिंदी हो गया तुमको, हिंदी क्या हो गया है, धातु। नहीं रे, मेटलर्जी का मतलब हो गया, छोड़ो हिंदी बाहर में जाए। मेटलर्जी का मतलब हो गया कि किस तरीके से मेटल से, मतलब मेटल किस तरीके से हम लोग निकालते हैं मिनरल से। अच्छा। ठीक है, मेटल पहले पढ़ लिए, लास्ट टॉपिक दिया है मेटलर्जी। इसके लिए तुमको पहले कुछ टर्म्स पता होना चाहिए। मेटल क्या होता है, ओर क्या होता है, मेटल ओर के बीच में डिफरेंस क्या होता है, गैंग क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है, स्लैग क्या होता है, ये सब चीज़ का डिफरेंस पता होना चाहिए। और होता क्या है, मिनरल मतलब होता है खनिज, ओर मतलब होता है आयस्क। इस दोनों में कुछ अंतर है, इसका हिंदी में भी लिखा है, नीचे में इंग्लिश में लिखा है। पूछता डिफरेंस भी पूछ सकता है एग्जाम में, डिफरेंस भी पता होना चाहिए। देखो क्या लिखा है यहाँ पे, पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाया जाने वाला अकार्बनिक तत्व को ही मिनरल कहते हैं। मिनरल्स आर नेचुरली ऑर्गेनिक ऑकरिंग इन द अर्थ क्रस्ट। तुम देखो, मिनरल का मतलब होता है खनिज। देखो पहले ना हम लोग को मान लो कि निकालना है जमीन से अल्मुनियम, अल्मुनियम मेटल है, इसी मिनरल के अंदर क्या होगा, मिनरल के अंदर ही होगा ओर के अंदर ही होगा मेटल, या फिर मेटल ही होगा। ठीक है, अब जो है मान लो कि अल्मुनियम निकालना है, जमीन के अंदर है, अर्थ क्रस्ट में है, तो ये पहले एक चट्टान टाइप में होगा। क्या होगा, चट्टान टाइप में होगा। ऐसा ही नहीं कि खुद या नीचे से हमको अल्मुनियम मिल गया जमीन से, अच्छा, तो वो खनिज होगा। क्या होगा, चट्टान टाइप में क्या होगा, खनिज होगा, खनिज होगा, मिनरल होगा, जो कि बिना किसी आदमी के साथ, तुम जाके पानी नहीं दे रहे हो वहाँ पे, बिना आदमी का सहायता लग रहा है वहाँ पे नहीं, इसको नीचे में अल्मुनियम को बनने में नहीं, आदमी का सहायता नहीं लग रहा है, नेचुरली तरीके से अपने बन रहा है। इसमें कोई कार्बनिक चीज है, कार्बनिक चीज का मतलब जैसे कोयला क्या है, कार्बनिक चीज है, उसमें कार्बन रहता है कोयला में, पेट्रोल में, क्योंकि वे जानवर के सड़ने और मलने गलने से बनता है। लेकिन जो तुम्हारा ये है मिनरल, ये जो तुम्हारा मिनरल है वो कोई ये चीज है, जानवर के सड़ने से तो नहीं बनता है, तो अपने खुद ब खुद बनता है। तो ये चीज हो गया, समझ में आया। और उसके बाद तुम हर एक चट्टान निकाले तो जरूरी नहीं है कि इसमें से क्या हो जाए, हमको मिनरल मिल, ये मेटल मिल ही जाए। तो देखो मेटल क्या है, मिनरल क्या है कि एक चट्टान टाइप का चीज है, और इसमें से जरूरी नहीं कि तुमको क्या मिल जाए, मिनरल मिल ही जाए, भले मेटल मिल ही जाए कुछ। लेकिन मिनरल ऐसा होता है, इसमें से मान लो कि 5-6 तरीके का मिनरल निकाले, लेकिन कुछ मिनरल ऐसा होता है मान लो तुम, जिसमें से हमको मेटल मिल ही जाएगा। तो जिन मिनरल में से मेटल एकदम मिल ही जाएगा उसको कहते हैं ओर। तो ओर निकालना ज्यादा प्रॉफिटेबल है कि मिनरल। मान लो इतना खुदाई करके निकाले तुम मिनरल खनिज, उसमें से कुछ मेटल मिला ही नहीं, मेटल के लिए ना कर रहे हो, लेकिन ओर जो होता है उसमें से मेटल मिल ही जाता है, तो तुम्हारे लिए कौन ज्यादा प्रॉफिट हुआ, ओर। ठीक है, तो यहाँ पे हाँ, आप बोले मिनरल के अंदर ओर के अंदर वो मेटल, हाँ, तो मिनरल को निकालेंगे तो ही तो ओर मिलेगा। देखो बोल तो रहे, यहाँ देखो जैसे कि खुदाई है, इसमें से हम बहुत सारा मिनरल निकाले, 1 मिनरल, 2 मिनरल, 3 मिनरल, 4 मिनरल, लेकिन जरूरी नहीं कि सब मिनरल के अंदर मेटल हो। इसमें मान लो मेटल नहीं है, निकाले, इसमें भी मेटल नहीं है, लेकिन जिस मिनरल, इस मिनरल के अंदर मेटल मिल गया, इस मिनरल के अंदर मेटल मिल गया, जिस मिनरल के अंदर मेटल मिल जाता है उसी को ओर बोल दिया जाता है। अच्छा, समझ में आया। तो यहीं पर है कि मिनरल क्या होता है कि ये खुद ब खुद नेचुरली ऑकरिंग होता है अर्थ क्रस्ट पे। और क्या होता है, मे और मे नॉट कंटेन मेटल्स, इसमें मेटल्स हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, भी बताया। हर एक कुछ, हर जरूरी नहीं कि मिनरल्स में मेटल हो या नहीं हो। सभी मिनरल और नहीं होते, सही बात है, जिसमें मेटल मिलेगा वही ना और होगा। जैसे एग्जांपल साल्ट हो गया, मिनरल हो गया, क्ले हो गया, मार्बल होता है, ये सब क्या है, मिनरल है। जो मिनरल होता है ये सॉलिड फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में भी, गैस फॉर्म में, तीनों अवस्था में पाया जाता है। छठा फॉर्म जो मिनरल है एग्जॉस्टिबल है। एग्जॉस्टिबल मतलब क्या कि भविष्य में समाप्त हो जाएगा, जरूरी थोड़ी कि नीचे जिंदगी भर सोने रहेगा। तो वो तो ठीक है ना, फिर खत्म हो जाएगा ना, और भी खत्म हो जाएगा। अब आते और के बारे में, तो ऐसा खनिज जिसमें मेटल मिलता है उसी को, और प्रॉफिटेबल उसी को क्या कहेंगे, मिनरल्स विथ ए हाई परसेंटेज ऑफ मेटल
एंड प्रॉफिटेबल फॉर एक्सट्रैक्शन। वही जो और क्या है, प्रॉफिटेबल है। प्रॉफिटेबल और मिनरल प्रॉफिटेबल थोड़ी होता है, उसके अंदर मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है। ओर के अंदर मेटल अवश्य मिलेगा। ओर आर डेफिनेटली कंटेन मिनरल्स, मेटल्स, सॉरी मेटल्स यहाँ पे होगा, मिनरल लिख दिए। ओर के अंदर मेटल अवश्य मिलेगा, लेकिन मिनरल के अंदर मिलता भी है, नहीं भी मिलता है। सभी ओर क्या है, मिनरल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। सभी ओर क्या है, मिनरल है। लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं है। देखो नहीं समझ में आई लाइन का मतलब, समझे समझे, जिसमें से ओर मिलेगा उसी में उसी को ना, जिसमें से मेटल मिलेगा उसी को ना कहेंगे। सारा ओर तो मिनरल ही होता है। लेकिन सारा मिनरल ओर है क्या, क्योंकि सारा मिनरल में मेटल मिलता नहीं है, तो सारा मिनरल ओर नहीं हो सकता। फिर से इसी का लिखा ऑल ओर आर मिनरल्स। जैसे एग्जांपल बॉक्साइट, हेमेटाइट, ये सब क्या है, ओर है। ये बॉक्साइट ओर है, इसी में से निकालते हैं हम लोग अल्युमिनियम। हेमेटाइट ओर है, इसी में से निकालते हैं आयरन। अब समझ में आया कि मिनरल ओर के बीच में डिफरेंस। अब ये हो गया। अब यहाँ पे कुछ टर्म्स, अब यहाँ पे कुछ और टर्म्स है, यहाँ देखिए। अच्छा, मिनरल ओर के ऊपर सवाल बनवाते रुको। ये सवाल देखो, मिनरल्स आर यानी कि खनिज क्या है, लिक्विड भी हो सकते हैं, सॉलिड भी हो सकते हैं, गैसेस भी हो सकते हैं, ऑल द एबव। मिनरल्स जो खनिज वो सॉलिड फॉर्म में भी मिल सकता है, गैस फॉर्म में भी, लिक्विड फॉर्म में भी। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मिनरल्स के बारे में कुछ पॉइंट दिया, इसमें से सही चुनना है। अब यहाँ पे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिनरल, यानी कि मिनरल का क्या विशेषता है या कैरेक्टरिस्टिक है। दे आर क्रिएटेड बाय नेचुरल प्रोसेस विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस। सही है। जो मिनरल है वो जमीन के अंदर तो खुद बन रहा है, हम लोग को क्या जरूरत है पानी उनी देने का, चाहे कुछ भी। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस एंड हैव ए डेफिनिट केमिकल कंपोजिशन। ये भी सही है। जो मिनरल इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस, ये रुको, इसको थोड़ा देर पॉइंट को हम रोकते हैं। दे आर इनहॉग्जिस्टिबल, ये गलत है। ये इज इहॉग्जिस्टिबल है, मतलब इहॉग्जिस्टिबल मतलब भविष्य में समाप्त हो जाएगा, जबकि यहाँ पे क्या रहा, भविष्य में समाप्त नहीं होने चाहिए, ये ऑप्शन गलत है। फिर बोल रहा है सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया दैट आर नॉट इजिली एक्सेसिबल। बोल रहा है कुछ मिनरल ऐसी जगह पे पाया जाता है जहाँ पे हम लोग इजिली उसको पा नहीं सकते हैं, एक्सेसिबल नहीं। सही बात है। तुम्हारे घर के नीचे थोड़ी ना है, तुम्हारे घर के नीचे जमीन है, तुम्हारे घर के नीचे सोना मिल जाएगा। सोना कहीं कहीं ना मिलता है। ऐसे रहेगा तो सब अपने घर में दिन भर खोदते रहेगा। सोना भी क्या है, मेटल है। मेटल किससे मिलता है, मिनरल से। जिस मिनरल से मेटल मिल जाए उसको क्या बोलते हैं, और। समझ में आ रहा है। तो ये भी क्या है, गलत है। अब सही है ना, कि ये तो सही है। ये सही है कि नहीं है। सम मिनरल्स आर फाउंड इन एरिया दैट आर नॉट इजिली एक्सेसिबल, मतलब कि कुछ मिनरल ऐसे जगह पे पाए जाते हैं जहाँ पे हम लोग इसलिए पहुंच नहीं सकते हैं। ये भी क्या, ये क्या है, दे आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर स्पेस एंड हैव डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन। ये भी क्या, गलत है। ये हर एक जगह थोड़ी ना डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है मिनरल। तुम्हारे घर के पास है, सब खुद लगेगा घर के पास। सही है। तो क्या ऑप्शन होगा, ए और डी ओनली। ठीक है। इसका हिंदी में भी लिखा है, आप हिंदी में भी पढ़ के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखो, निम्न में से कौन सी धातु कभी भी मुक्त अवस्था में नहीं पाया जाता है। मुक्त अवस्था मतलब हो गया फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। फाउंड इन फ्री स्टेट, नॉट इन नेटिव स्टेट। नहीं पता। देखो कहना चाह रहा है, एक बहुत सारा मेटल जो होता है, ये हिंदी है, ऊपर में इंग्लिश लिखा हुआ है इसका। कौन सा ऐसा मेटल है जो कि फ्री स्टेट में ही सिर्फ पाया जाएगा, नेटिव स्टेट में नहीं। फ्री स्टेट में जो पाया जाता है मतलब कि उसके अंदर है ना, तुमको ज्यादा लोचा नहीं है उसको निकालने के लिए, वो किसी और के साथ नहीं पाया जाएगा। जैसे सोना निकालोगे तो सिर्फ सोने मिलेगा, जमीन से सोना निकालोगे तो सिर्फ सोना ही मिलेगा, पर ये सबके साथ नहीं है। सबके साथ नहीं होता है। जैसे कि अल्युमिनियम निकालोगी ना तो इसके साथ कोई और भी चीज मिलेगा। अच्छा, अल्युमिनियम के अंदर भी कोई कुछ और भी चीज उसके साथ चिपकअप करेगा। लेकिन सोना निकालोगे तो सिर्फ सोना मिलेगा, चांदी निकालोगे तो सिर्फ चांदी मिलेगा, तांबा निकालोगे तो तांबा मिलेगा, प्लेटिनम निकालोगे तो प्लेटिनम मिलेगा। मतलब गोल्ड, जो भी हाइड्रोजन से नीचे वाला वही तो आ रहा है। हाँ, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, प्लेटिनम, ये ऐसा 4 मेटल है जो कि हमेशा फ्री स्टेट में पाया जाएगा।
समझ में आ गया? अकेले अकेले पाया जाएगा फ्री स्टेट में। ठीक है, ऐसे भी महंगा है, सबका नखरा रहता है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो कि फ्री स्टेट में पाया जाता है। फाउंड इन फ्री स्टेट नॉट इन नेटिव स्टेट। तो ये तो फ्री स्टेट में भी पाया जाता है, नेटिव स्टेट में भी, लेकिन ये जो मैग्नीशियम है ये सिर्फ नेटिव स्टेट में पाया जाएगा, किसी और के साथ ही फ्री स्टेट में पाया जाएगा। ये आंसर क्या हो जाएगा? ए। मतलब जो सोना, चांदी और प्लैटिनम है, ये तीनों में ये फ्री स्टेट में भी पाया जाएगा, नेटिव native स्टेट में में भी। बस इतना ही भी याद रख सकते हो, सिर्फ यही फ्री स्टेट में पाया जाता है, बाकी और कोई नहीं। ठीक है, चलो और भी गैंग, फ्लक्स, स्लैग। अब यहाँ पे देखो गैंग किसको बोलते हैं? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जैसे कई अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। मतलब क्या है कि पृथ्वी से खनिज में, एक सेकंड कहाँ चला गया, गैंग का देखो यहाँ पर क्या है। गैंग के बारे में क्या है? पृथ्वी से खनिज अयस्कों में मिट्टी, रेत आदि जय कैसे अशुद्धियां होती है जिन्हें गैंग कहते हैं। समझ में यहाँ देखो इसका इंग्लिश, एंड इम्प्यूरिटीज विच आर एसोसिएटेड विथ मिनरल्स। तुमको इंग्लिश ही याद रखना है। देखो तुम जब मिनरल्स निकालते हो ना जमीन से, तो क्या एकदम साफ सुथरा मिलता है, उसमें कुछ गंदगी नहीं होगा। तो वही गंदगी जो मिनरल्स के साथ चिपका हुआ रहता है उसी को क्या कहते हैं? गैंग। अच्छा, अब वो गंदगी है गैंग, हम मान ले रहे हैं ये देखो मिनरल्स है, इसको अच्छा से बनाते हैं। मान लो कि मिनरल्स है, तो इसके साथ चिपका हुआ ये क्या है? गैंग, गंदगी, गैंग। अब इस गंदगी को हटाना है ना, तो गंदगी ऐसे नहीं हटेगा, हमको बाहर से और इम्प्यूरिटीज अशुद्धि अपने तरफ से मिलाना पड़ेगा, ताकि इसको हटा दे, उसके साथ चिपक के इसको हटा दे। जब चिपकाने वाले इम्प्यूरिटीज अपने मन से बाहर से लाना पड़ेगा, इसको क्या कहेंगे? फ्लक्स। इसको क्या कहेंगे? अच्छा, फ्लक्स। जो पहले से इम्प्यूरिटीज है मिनरल्स के साथ उसको क्या कहते हैं? गैंग। और ये जो आदमी बनाता है वो वाला फ्लक्स है। हाँ, जो आदमी मिलाता है बाहर से इसको हटाने के लिए उसको क्या कहेंगे? फ्लक्स। अब चूंकि मिनरल्स के साथ ये भी इम्प्यूरिटीज है, ये भी है, इन दोनों को बाहर निकालना है। तो दोनों आपस में क्या करेगा? चिपक जाएगा। अब ये दोनों जब आपस में बाहर निकलता है तो इसको कहते हैं स्लैग। अच्छा, तीनों एक दूसरे से कनेक्ट। हाँ, तो स्लैग क्या है? फ्लक्स प्लस गैंग। फ्लक्स क्या है? एक एक्सटर्नल इम्प्यूरिटीज है जो कि मिक्स किया जाता है गैंग को हटाने के लिए। और ये गैंग क्या है? इम्प्यूरिटी जो कि एसोसिएटेड रहेगा मिनरल के साथ। तो यहाँ पे यही बात तो लिखा है हिंदी में भी, जो भी खनिज के साथ अशुद्धि चिपका हुआ रहता है उसको कहेंगे गैंग। एकदम कंफ्यूजन नहीं, मिनरल के साथ जो भी इम्प्यूरिटीज पहले से चिपका रहेगा उसको कहेंगे गैंग। फिर से ये गैंग को हटाने के लिए जो बाहर से अशुद्धि, इसको हटाने के लिए जो बाहर से मिलाया जाता है, क्या मिलाया जा रहा है? बाहर से, उसको कहते हैं फ्लक्स। इसको जो हम चिपका गैंग को हटाने के लिए बाहर से मिलाएंगे उसको क्या कहेंगे? फ्लक्स। अब यहाँ पर देखेंगे स्लैग किसको कहते हैं? तो ये दोनों इम्प्यूरिटीज है, दोनों एक साथ बाहर में निकलेगा, तो स्लैग क्या? फ्लक्स प्लस गैंग। तो गैंग तथा बाहर से मिलाया गया फ्लक्स, इन दोनों को मिलाकर क्या कहते हैं? धातु मल यानी कि स्लैग। इसको बाहर निकालेंगे, दोनों मिल जाएगा तो इसको बाहर निकालेंगे। तो गैंग क्या है, फ्लक्स क्या है, स्लैग क्या है, समझ में आ गया? ठीक है। अब ये वाला बात है, ये स्टेटमेंट बहुत याद रखना है कि सभी और मिनरल होते हैं, सभी और मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल और नहीं होते। सभी और मिनरल, सभी खनिज अयस्क होता है लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। याद हो गया? जैसे कि मान लो, एक और फिर से बता रही, स्टेटमेंट पूछता है ये क्या है? मिनरल है। इसमें से कुछ क्या होगा? ऐसा मिनरल होगा जिसके अंदर क्या होगा? और होगा मिनरल होगा जिसके अंदर मेटल अवश्य पाया जाएगा। तो मेटल अवश्य पाया जाएगा तो इसको क्या कर देंगे? और। ठीक है, यही बात है। और का यही पहचान है कि इसमें क्या होगा? मेटल ज्यादा होगा और इम्प्यूरिटीज क्या होगा? कम होगा। अब मान लीजिए कि थोड़ा सा मेटल निकल रहा है, जमीन से निकाल रहे हैं, इम्प्यूरिटीज बहुत सारा मिल रहा है, तो कोई प्रॉफिटेबल है तुम्हारे लिए? कोई प्रॉफिटेबल नहीं है। तो अब तुम मेटलर्जी समझने लायक हो गए। मेटलर्जी क्या है? बहुत थोड़ा ये अटपटा प्रक्रिया है। इसमें क्या करते हैं? मेटलर्जी एक प्रोसेस है
जिसमें पहले तो हम हिंदी में बता रहे हैं, समझाएंगे, याद कराएंगे, इंग्लिश में लिखना बाद हमको में पड़ेगा। बताएंगे। देखो मेटलर्जी क्या है, इससे आप पहले मोटा मोटी समझो। मेटलर्जी जो होता है एक प्रोसेस है जिससे हम लोग क्या करते हैं, मेटल को एक्सट्रैक्शन करते हैं। किस एक्सट्रैक्शन करते हैं? मिनरल को, मेटल को एक्सट्रैक्शन करते हैं, मेटल को जमीन से निकालते हैं। तो मेटल को जमीन से निकालेंगे तो सबसे पहले मेटल जो है ओर में मौजूद होगा। जिस मिनरल में मेटल पाया जाएगा उसको ओर कहेंगे, ओर से निकालेंगे। तो क्या ऐसे ही निकल जाएगा मेटल जमीन से? उसको पहले साफ सफाई भी तो करना होगा। करेंगे। तो मेटल को जब जमीन से निकालेंगे साफ सफाई करना होगा। जब साफ सफाई करते हैं उसी को कहते हैं, उसी प्रोसेस को इंग्लिश में कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ ओर। ये पहला प्रोसेस ऐसा होता है, इसमें क्या करते हैं, मेटल को उसमें का जो गंदगी है, इम्प्योरिटीज है, गैंग, उसको साफ सफाई करते हैं। उसको साफ सफाई करने के लिए 3 मेथड्स हैं। जैसे मेथड्स होता है, एक होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, बताएंगे अभी, पहले सुनते जाओ ना। एक होता है हैंड पिकिंग, एक होता है मैग्नेटिक सेपरेशन, ये सब चीज होता है। दूसरा जो मेथड, दूसरा प्रोसेस में क्या करेंगे, गंदगी साफ करके मेटल का। अब दूसरा मेथड्स में क्या करेंगे हम लोग, मेटल को उसके ऑक्साइड में बदलेंगे। पहले मेटल को उसके ऑक्साइड में बदलेंगे। जैसे मेटल है तो इसके ऑक्साइड में बदलेंगे। पहले मेटल 2 रूप में मौजूद हो सकता है, मेटल या तो 3 रूप में। मेटल अगर ऑक्साइड के रूप में तो हम तो तुरंत में इसको ऑक्सीजन मेटल में से निकाल देंगे। मेटल में से ऑक्सीजन निकालना आसानी होता है। अच्छा। लेकिन मेटल कई बार सल्फाइड के फॉर्म में होता है, तो इसमें से क्या करेंगे, सल्फाइड हटाएंगे, फिर इसको ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे, तब मेटल निकालेंगे। अच्छा। कई बार मेटल कार्बोनेट के फॉर्म में होता है, तो पहले इसमें से कार्बोनेट निकालेंगे, फिर इसको ऑक्साइड के रूप में बदलेंगे, फिर मेटल। क्यों सल्फाइड निकाल रहे हैं, क्यों कार्बोनेट निकाल रहे हैं, क्यों ऑक्साइड के रूप में बदल रहे हैं? क्योंकि ऑक्साइड में से मेटल को निकालना आसानी होता है। ये सवाल भी है, तुम्हारे बुक में दिखाएंगे। ये सब चीज समझ में आ गया? ठीक है, बोलो क्या कंफ्यूजन लग रहा? मेटल सल्फाइड को नहीं बदल सकते हैं। मेटल सल्फाइड है अगर कोई, तो उसको पहले मेटल ऑक्साइड सल्फाइड निकालेंगे, इसको फिर बदलेंगे मेटल ऑक्साइड में, तब फिर निकलेगा मेटल। सल्फाइड में से डायरेक्ट तुम चल रहे कि हमको मेटल ही चाहिए, इसमें से ही गायब कर दी, डायरेक्ट गायब नहीं होता है। ये निकालना बड़ी हार्ड प्रोसेस है। इससे आसान प्रोसेस है, पहले इसको ऑक्साइड में बदल दो। अच्छा। सल्फाइड निकाल, तब मेटल निकाल दो। मेटल में से ऑक्सीजन निकालना आसानी होता है। ठीक है, तो मेटल में से हम लोग सल्फाइड भी निकाल, साफ भी कर दिए पहले स्टेप में। मेटल में से ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन निकाल दिए, सल्फाइड है तो सल्फाइड निकाल दिए, कार्बोनेट है तो कार्बोनेट निकाल दिए। ये तीनों फॉर्म में तुमको मेटल पाया जाएगा, मिनरल्स पाया जाता है, तब हम लोग मेटल निकालते हैं। अब लेकिन तीसरा स्टेप में क्या करेंगे, मेटल तो आ गया, अब उसको प्यूरिफाई करेंगे। क्या करेंगे? प्यूरिफाई करेंगे, मतलब उसको शुद्ध रूप बनाएंगे और करेंगे। तो समझ में आ गया? हाँ। पहला स्टेप में क्या, चल लास्ट में बताएंगे फिर से रिवीजन। मेटलर्जी देखो यहाँ पर क्या, एक एक चीज सुनेंगे ध्यान से। यह 3 प्रक्रिया के अंतर्गत मेटल को ओर से निकालते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेटलर्जी। स्टेप 1 को क्या कहते हैं? इनरिचमेंट ऑफ ओर, या फिर कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर इसको हिंदी में कहेंगे अयस्क का सांद्रण। कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इनरिचमेंट ऑफ ओर, या फिर अयस्क का सांद्रण। यहाँ पे जूम करके देखना, यहाँ पे क्या लिखा है कि इस प्रक्रिया में ओर में उपस्थित अशुद्धियों को हटाया जाता है, गैंग को हटाया जाता है। बोले ना, इस प्रक्रिया में क्या करते हैं कि मेटल है या मिनरल है, इसके साथ जो तुम्हारा वो गैंग चिपका रहेगा, इम्प्योरिटीज तो यही ना है। हाँ। इसको हटाया जाता है, इसको हटाया जाता है। इस प्रक्रिया में अशुद्धि, यानी कि अशुद्धि बोले, इम्प्योरिटीज बोले, तो यहाँ पे क्या है, गैंग को 3 मेथड से हटाया जा सकता है। एक तो मैग्नेटिक सेपरेशन, एक होता है फ्रोथ फ्लोटेशन, एक होता है ग्रेविटी सेपरेशन, एक होता है लीचिंग। इसमें से मैंने तुमको फ्रोथ फ्लोटेशन समझना है। 4 प्रोसेस याद हो गया, कौन कौन सा, किस किस प्रक्रिया से हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर में यूज करते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर मतलब अयस्क का सांद्रण, अयस्क का सांद्रण मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओर, इसका मतलब इनरिचमेंट ऑफ ओर, इसका मतलब इसमें से गैंग नाम का जो इम्प्योरिटीज है उसको हटाया जाता है। ये 3 प्रक्रिया में होता है, चार प्रोसेस में हटा सकते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सेपरेशन और लीचिंग। अब यहाँ पर हटा सकते हैं कि नहीं हटा सकते ये 4 प्रक्रिया में? ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे किस तरीके से हटा सकते हैं। तो देखो ध्यान से, मान लीजिए कि आप क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन। इसका मतलब क्या है, कुछ जो मेटल होता है ना, वो
उसमें आयरन वाला गुण पाया जाता है, Fe, धातु लोहा वाला। कुछ जो मेटल होता है या मिनरल उसमें लोहा वाला गुण नहीं पाया जाएगा, तो सारे ठीक है। में पाया जाएगा। तो जो लोहा वाला, सुनो ना पहले, जो लोहा वाला मिनरल या मेटल है ना, हाँ उसमें जो लोहा वाला गुण पाया जा रहा है, तो इसमें तो सिर्फ मिनरल ही ना मेटल होगा, लोहा टाइप का गुण। बाकी इसके से जो इम्प्योरिटीज चिपका हुआ रहेगा, ध्यान से सुनते रहो पहले, नहीं अगर तो बोलना बंद। इसमें जो इम्प्योरिटीज चिपका रहेगा उसमें तो लोहा वाला गुण नहीं रहेगा, आयरन वाला गुण नहीं रहेगा उसमें। तो जब हम क्या करेंगे, अपने वो चुम्बक वाला कंटेनर में डालेंगे, तो चुम्बक क्या करेगा, अब मान लो इसको हम चुम्बक बना दिए इसे, मैग्नेट वाला चुम्बक जो है उसमें वाला में डालेंगे इसको। अब क्या करेगा, ये जो चुम्बक है ये तो आयरन को खींच लेगा। हाँ तो मिनरल जितना, जो भी मिनरल या फिर जो भी मेटल में आयरन वाला गुण है इसको खींच लेगा। बाकी जो ई जो है इम्प्योरिटीज, तो यहीं पे छूट जाएगा। हाँ तो अलग हो गया कि नहीं हो गया, हो गया। चुम्बक में से चिपका लिए इसको, अलग हो गया। तो ई हो एक प्रक्रिया हो गया जिसके माध्यम से हम लोग गैंग को या इम्प्योरिटीज को हटा सकते हैं। दूसरा प्रक्रिया है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस क्या होता है इसको समझना है, रुक जाओ। ये है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, इसी को हिंदी में बोलते हैं फ्लेन उत्प्लावन विधि। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फ्लेन उत्प्लावन विधि। इसमें क्या होता है, एक सेकंड, ये क्यों नहीं टिक हो रहा है। फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, यह विधि और तथा गैंग का जल और तेल में भीगने के गुणों के अंतर में आधारित है। इस विधि के माध्यम से सल्फाइड और का संदर्शन किया जाता है। जल और तेल मिलाया जाता है, जिसमें तेल में चीर का, पाइन का तेल मिलाया जाता है। इतना नहीं समझ में आ रहा है, यहाँ पे देखो, ये है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस कैसे, यहाँ पे देखो, ये है, मान लो कि ये तुमको इसमें अंदर, इसके अंदर ना हम लोग वाटर भर देंगे, क्या है, वाटर भर देंगे और इसमें से एयर पास करेंगे। इसके अंदर एक और एक ऑयल भी भरते हैं जिसका नाम है पाइन ऑयल। क्या भर देंगे, पाइनएप्पल वाला जो ऑयल, हाँ पाइन ऑयल, पाइन ऑयल, चीर का तेल, वो भी भर देंगे। अब इस दोनों को मिला देंगे तो क्या होता है ना कि जो तुम्हारा, अब पता है कि मिनरल में से ये इम्प्योरिटीज हटाने का ये प्रोसेस है, फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस है कि नहीं है, है मिनरल को हटाने का। तब हमको, एक सेकंड इधर, इसके अंदर हम लोग क्या मिलाए थे, पाइन ऑयल और वाटर, पानी मिलाए थे। अब तुमको पता है कि ये क्या प्रोसेस है, ये प्रोसेस ऐसा है जिसके फ्रोथ फ्लोटेशन, जिसके माध्यम से क्या करेंगे हम लोग, मिनरल्स या फिर मिनरल्स में जो इम्प्योरिटीज होगा उसको निकाल देंगे, हटा देंगे। देखो पानी में जब तेल मिलाएंगे तो तेल ऊपर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। अब पानी नीचे रह जाएगा। तो क्या है ना कि तेल में और का एक क्वालिटी होता है, और बोल रहे या फिर मिनरल बोल रहे, उसका एक क्वालिटी है कि वो तेल में चिपक जाता है। मतलब जो ओर है वो तेल में चिपक जाएगा तो ऊपर आ जाएगा। हाँ। और जो गैंग या शुद्धि इम्प्योरिटीज वो पानी में भीगकर नीचे चला जाएगा, वो तेल में नहीं चिपक पाता है। अच्छा। तो देखो और आ गया ऊपर और गैंग आ गया नीचे, इम्प्योरिटीज आ गया नीचे। यही प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, ठीक है। तो मतलब कोई और डालेंगे हम लोग पानी में, फिर उसके ऊपर तेल डाल देंगे तो वो जो और होगा वो चिपक जाएगा तेल में और पानी के साथ उसका गंदगी रह जाएगा, हाँ नीचे रह जाएगा। चलो इसको वीडियो से भी हम दिखाते हैं, ठीक है। फ्रोथ फ्लोटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिकली सल्फाइड ओर के लिए यूज किया जाता है। आपको ये पता होना चाहिए सल्फाइड ओर के लिए फ्रोथ फ्लोटेशन को यूज किया जाता है। ये झाग बनाकर सल्फाइड ओर को ऊपर लेके जाता है। तो इसमें पाइन ऑयल डालते हो आप, पाइन ऑयल जो कि झाग बनाने का काम करता है। यहां पर आप जैसे ही एयर का प्रेशर डालते हो, यहां झाग बनती है। झाग बनने से झाग क्या करती है, फ्रोथ अपने साथ सल्फाइड के ओर को ऊपर लेके जाती है, जिससे आप इकट्ठा कर लेते हो। आ जाओ इकट्ठा कर लो, और मिट्टी सारी नीचे बैठ जाती है। दिस इज हाउ यू हैव टू, यस, इसी तरीके से हम लोग अलग करते हैं। सबको समझ में आ गया? जस्ट अभी एक वीडियो से समझ में आ गया होगा कि फ्रोथ फ्लोटेशन होता क्या है, ठीक है। फिर से हम रिपीट कर दे रहे हैं कि एक ऐसा प्रोसेस है फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस, फेन उत्प्लावन विधि। इसमें फेन बनता है, ठीक है ना। इस मेनली क्यों हम लोग इस प्रोसेस का पढ़ रहे हैं, क्योंकि इस प्रोसेस को इसी कारण पढ़ रहे हैं, जो कंसंट्रेशन ऑफ ओर है उसके अंदर हम लोग इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, हटाते हैं, अशुद्धि को हटाते हैं, गैंग को हटाते हैं। तो इसी गैंग को हटाने का एक और प्रोसेस भी है मैग्नेटिक सेपरेशन के अलावा, जिसका नाम है
फ्रूट फ्लोटेशन प्रोसेस। इसमें जो जल है और तेल है, इसके भीगने के आधार पर ही, भीगने के बेसिस के आधार पर इस प्रोसेस को जो वैज्ञानिक लोग हैं उसको अपनाते हैं। इसमें एक कंटेनर में लेते हैं, वाटर भी मिला देंगे, जल भी और तेल भी। जो तेल तो ऊपर आ जाएगा, जल नीचे रह जाएगा। और तेल में कौन भीगता है? तेल में भीग जाएगा तुम्हारा ओर, तो ओर ऊपर आ जाएगा। और जल में भीगता है गैंग, इम्प्योरिटीज, तो नीचे बढ़ जाएगा। तो नीचे बढ़ गया तो नीचे ही रहने, तो उसको हमको लेने की जरूरत थोड़ी, हमको तो चाहिए था ओर या मिनरल या मेटल। ऊपर आ गया, इसको ले लिए। अब यहाँ से हमको मिनरल मिल गया, अब इसका क्या करेंगे? कंसंट्रेशन हो गया, तब क्या करेंगे? ये इसको बनाएंगे हम लोग। इसमें से सल्फाइड ओर के लिए कर रहे हैं ना, तो इसमें से सल्फाइड निकाल देंगे। ठीक है, तो समझ में आ गया? बोलो। सल्फाइड एक छोटा सा कण है जो उसको तेल के माध्यम से निकाला जाएगा। हाँ, तो ये हो गया एक प्रोसेस तुमको मेटलर्जी का, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, पहला प्रोसेस में समझ गए। अब दूसरा प्रोसेस है, यहाँ पे जो स्टेप है वो है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। अब मेटल को किस तरीके से निकालें? मेटल में से तो इम्प्योरिटीज रिमूव कर दिए, शुद्धि रिमूव कर दिए, ये गैंग रिमूव कर दिए, तो ये प्रोसेस पढ़ लिए जिसमें ये सब प्रोसेस होता है। दो ही तुमको याद रखना है। ऐसे एमसीक्यू के लिए चारों याद रखना है। मैग्नेटिक सेपरेशन से भी हटा सकते हैं, फ्लोटेशन से भी, ग्रेविटी सेपरेशन से भी और लीचिंग से भी। लेकिन जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल है, इसको हिंदी में धातु का निष्कर्षण। मेटल अब कैसे निकालेंगे? तो हम बताए थे, मेटल या तो ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा, मेटल या तो सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा, मेटल या फिर कार्बोनेट के रूप में पाया जाएगा। ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा तो सिंपली रिडक्शन करके निकाल देते हैं। सल्फाइड के रूप में अगर कोई मेटल पाया जा रहा है तो इसके लिए हम लोग जो प्रोसेस अपनाते हैं उसको कहते हैं रोस्टिंग। जो कार्बोनेट के रूप में, अगर कार्बोनेट के साथ पाया जाएगा मेटल तो उसके लिए जो प्रोसेस है निकालने के लिए कार्बोनेट को, उसको कहेंगे कैल्सिनेशन। ठीक है। कोई जो बहुत हेवी रिएक्टिव मेटल्स होता है, अभी रुको पहले, कोई जो बहुत हेवी रिएक्टिव मेटल्स होता है, जैसे कि सोडियम हो गया, पोटासियम हो गया, कैल्शियम हो गया, इन सभी जो है बहुत रिएक्टिव मेटल्स है, उन सभी के लिए जो मेटल को निकालने का जो प्रोसेस अपनाया जाता है उसी को कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। तो यहाँ पे देखो स्टेप 2 में क्या, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। इस प्रक्रिया में ओर को मेटल में बदला जाता है। ओर में से इम्प्योरिटीज हटा दिए, गैंग हटा दिए, अब ओर को किस में बदलने जा रहे हैं? मेटल में। इसमें 3 प्रक्रिया अपना सकते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड्स। कब अपनाएंगे? जब मेटल क्या हो, बहुत ही रिएक्टिव हो, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम भी सभी के लिए। रोस्टिंग मेथड्स भी अपना सकते हैं जब मेटल सल्फाइड के रूप में हो। कैल्सिनेशन मेथड्स भी अपना सकते हैं जब मेटल कार्बोनेट के रूप में हो। तब चलिए यहाँ पे देखते हैं रोस्टिंग क्या है, कैल्सिनेशन क्या है। तो यहाँ देखिए, वो सिर्फ सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा। क्या सल्फाइड? बोलो पहले समझो तब खुद समझ में आएगा। एक होता है रोस्टिंग प्रोसेस, एक होता है कैल्सिनेशन प्रोसेस। ठीक है, एक होता है रोस्टिंग, एक होता है कैल्सिनेशन। जो ये दोनों कैसा मेथड्स है? तो ये दोनों ऐसा मेथड्स है जो हम लोग क्या करते हैं, मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हैं, मेटल को निष्कर्षण के लिए, मेटल को निकालने के लिए। मेटल को कहाँ से निकालने जा रही है? अब ओर में से निकालने जा रहे हैं। तो अगर मेटल सल्फाइड है, मेटल अगर सल्फाइड के रूप में प्रेजेंट है तो उसके लिए करेंगे रोस्टिंग। सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग किया जाता है, जैसे ZnS, PbS। यहाँ पे Zn क्या है? मेटल है, लेकिन S लगा हुआ है इसमें, ये सल्फाइड के रूप में मेटल है। Pb क्या है? मेटल, यहाँ की S लगा हुआ है तो ये सल्फाइड के रूप में। इसको बोलते हैं जिंक ग्लैंड, इसको बोलते हैं ZnS, PbS। इसमें सल्फाइड ओर को लेकिन इस प्रोसेस में होता है क्या, तो जो भी सल्फाइड ओर है, मान लो मेटल सल्फाइड है, ये मेटल सल्फाइड है, तो इसको है ना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीट किया जाता है, तब वहां से हम लोग इसको अलग करते हैं। तो इसमें क्या, इसमें सल्फाइड ओर को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। नोट, यहाँ पे एक चीज नोट है, इसको कहाँ पे गर्म किया जाता है? तो भट्टी होता है, ब्लास्ट फर्नेस, उसी में रेगुलर ऑक्सीजन का सप्लाई करके हीट किया जाता है। अब ये प्रोसेस है, देखो मान लो कोई सल्फाइड ओर है ZnS, इसमें ऑक्सीजन दिए, तापन मतलब हीट दिए, तो यहाँ से हमको मिल गया मेटल ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये मेटल ऑक्साइड मिल गया। अब इसका रिडक्शन कराएंगे, हमको क्या मिल जाएगा? मेटल मिल जाएगा। यहाँ से देखो ZnS क्या है? सल्फाइड ओर है, इसमें ऑक्सीजन पास कराए, हीट पास कराए, तो क्या मिल गया? Zn ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड मिल गया प्लस सल्फर डाइऑक्साइड।
अब यहाँ पर एक और प्रोसेस है कैल्सिनेशन। ये तो सल्फाइड ओर के लिए करते हैं रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या कर रहे थे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जो सल्फाइड को गर्म करके सल्फाइड ओर है उसको गर्म कर रहे थे। कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर। कार्बोनेट मतलब CaCO3 CO3, जैसे CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम क्या है यहाँ पर, मेटल। CO3 क्या है, कार्बोनेट। तो जब मेटल कार्बोनेट के साथ चिपक रहा है तो क्या करेंगे, तो इसमें कार्बोनेट के लिए जो कम ताप है उसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है। मतलब देखो इसमें भी कार्बोनेट ओर को कैसा अलग करेंगे, तो इसमें भी ऑक्सीजन को लिमिटेड सप्लाई में, एकदम बहुत ही कम सप्लाई में ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन नहीं रहेगा आपकी बार, और बहुत ही कम हीट में इसको अलग किया जाता है कार्बोनेट ओर के लिए। जैसे CuC3 क्या है, मेटल कार्बोनेट है। इसमें हीट देंगे लेकिन कम सप्लाई में, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन नहीं ना दे रहे, जबकि यहाँ पे ऑक्सीजन दे रहे थे। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, मेटल निकाल देंगे। तो देखो ये प्रोसेस याद होना चाहिए। रोस्टिंग किसके लिए करते हैं, सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। कैल्सिनेशन किसके लिए करते हैं, कार्बोनेट ओर के लिए। रोस्टिंग में क्या होता है कि जो सल्फाइड ओर को है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत हीट करते हैं, तब हमको मिलता है ये मेटल ऑक्साइड। कार्बोनेट और प्लस एक सल्फर डाइऑक्साइड भी एक्स्ट्रा गैस रिलीज होता है रोस्टिंग में। जो कैल्सिनेशन है ये कार्बोनेट ओर के लिए करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि जो कार्बोनेट ओर है उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में गर्म नहीं करते हैं, डायरेक्ट इसको बहुत ही कम हीट पे गर्म करते हैं, तो हमको मिलता है मेटल ऑक्साइड। एक साइड प्रोडक्ट मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड। याद हो गया। रोस्टिंग किसके लिए है, कैल्सिनेशन किसके लिए है, याद हो गया। एक और चीज बताएं, एक सल्फाइड ओर के लिए रोस्टिंग भी करते हैं। और सल्फाइड ओर के लिए अगर इम्प्यूरिटीज हटाना है हमको तो कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, इम्प्यूरिटीज हटाना है, मेटल नहीं निकालना है, इम्प्यूरिटीज हटाना, फ्लोट फ्लोटेशन अभी देखा है ना। अब एक बच गया इलेक्ट्रोलिसिस मेथड। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड्स में क्या करते हैं, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, इन सभी के लिए जो हाईली रिएक्टिव मेथड्स है इसमें जो इलेक्ट्रिक करंट को पास करा के निकालते हैं, इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रोलिसिस मेथड्स। याद हो गया ये, अब यहाँ पे याद हो गया, ठीक है। तो यही मेथड था तुम्हारा मेटलर्जी का। फिर से रिवीजन करा दे, मेटलर्जी खत्म। इसमें जो है स्टेप 1 में क्या कर रहे थे, इम्प्यूरिटीज को हटा रहे थे मेटल्स मिनरल्स में से इम्प्यूरिटीज को हटा रहे थे। इसी प्रोसेस को कहते थे हम लोग कंसंट्रेशन ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर या एस का सांद्रण। इसमें से कौन सा इम्प्यूरिटीज हटा रहे थे, गैंग को हटा रहे थे। गैंग को किस तरीके से हटा सकते हैं, 3 प्रोसेस, मैग्नेटिक सप्रेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, ग्रेविटी सप्रेशन, लीचिंग। मैग्नेटिक सप्रेशन में चंबुक के आधार पे हटा रहे थे। फ्रोथ फ्लोटेशन में क्या कर रहे थे, एक ऐसे ले रहे थे, इसमें पाइन ऑयल रख रहे थे, पाइन तेल और पानी रख रहे थे, जिसमें जो पाइन के साथ जो ऑयल के ऊपर आ जाता था और पानी नीचे रह जाता था, तो ऑयल के साथ जो तुम्हारा ओर चिपकता था इसी को तुम बाहर निकालते थे, जबकि गैंग बेचारा नीचे ही बैठा रह जाता था इम्प्यूरिटीज, तो इसको छोड़ देते थे। ये हो गया। और ये फ्रोथ फ्लोटेशन मेनली किसके लिए किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए। दूसरा स्टेप में क्या हम लोग सीखे, दूसरे स्टेप में सीखे कि मेटल का एक्सट्रैक्शन किस तरीके से होता है, धातु का निष्कर्षण। तो इस प्रक्रिया में मेटल को ओर से मेटल को निकाला जाता था। इसमें 3 प्रोसेस अपनाते थे, इलेक्ट्रोलिसिस और रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। जो इलेक्ट्रोलिसिस होता है वो हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए होता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करा के उसको निकाला जाता है मेटल को। जो रोस्टिंग होता है ये सल्फाइड ओर के लिए होता है, रोस्टिंग होता है। इससे रोस्टिंग में क्या कर रहे थे हम लोग, रोस्टिंग में जैसे मान लो कोई सल्फाइड ओर है तो उसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ही हीट दे रहे थे, जिससे हमको सिर्फ मेटल ऑक्साइड यहाँ पर मिलता था प्लस सल्फर डाइऑक्साइड एक्स्ट्रा गैस मिलता था। इसी मेटल ऑक्साइड मिल गया, तब इसका क्या करा देंगे, रिडक्शन, और वहां से मेटल मिल जाएगा हमको जो चाहिए। कैल्सिनेशन में क्या कर रहे थे, कार्बोनेट तोड़ के लिए किया जा रहा था। इसमें क्या कर रहे थे, जो मेटल कार्बोनेट है तो इसको भी हीट कर रहे हैं लेकिन बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और बहुत ही कम सप्लाई, हीट को बहुत ही कम सप्लाई में। यहाँ से हमको मिलता था मेटल ऑक्साइड प्लस एक्स्ट्रा में कार्बन डाइऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड मिल गया। फिर इसका करेंगे हम लोग रिडक्शन, फिर इसका क्या करेंगे, रिडक्शन। यहाँ देखो तो ये हो गया। उसके बाद क्या है, स्टेप 3, ये प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल इसमें करते हैं। स्टेप 3 में प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल, इसमें क्या करते हैं, मेटल को प्यूरिफाई करते हैं। इसको डायरेक्ट हम दिखाएंगे लिखने के लिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग वही प्रोसेस है, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग करते हैं, चलो दिखाते हैं प्यूरिफिकेशन ऑफ मेटल में लास्ट स्टेप। एक सेकेंड, कहाँ पर,
और देखो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग लास्ट वाला है, इसमें क्या करते हैं, इसमें भी बिजली से है ना कंडक्ट करते हैं। कनेक्ट एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। एनोड। जो नेगेटिव टर्मिनल होता है उसको कहेंगे कैथोड, जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसको कहेंगे एनोड। जो एक प्योर मेटल, सिर्फ इसमें इतना याद रखना, इसको रट जाओ, ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। इसमें जो है ना पूछता है कि प्योर मेटल कहाँ पे जमा होता है, तो बोलेंगे कैथोड पे। कैथोड पे। इम्प्योर मेटल कहाँ पे जमा होगा, तो बोलना है एनोड पे। हो गया। प्योर मेटल कहाँ पे जमा, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में प्योर मेटल कहाँ पे जमा होता है, कैथोड पे। इम्प्योर मेटल एनोड पे। बस हो गया। अब हम लोग पढ़ेंगे दूसरा टॉपिक जिसका नाम है, एक सेकेंड पहले उसका सवाल, हमने मेटलर्जी तो पढ़ लिया। मेटलर्जी के ऊपर क्या करेंगे हम लोग, कुछ सवाल को सॉल्व करेंगे। ये हिंदी में लिखा रहेगा नीचे, ऊपर में इंग्लिश में। इम्प्योरिटीज विच आर एसोसिएटेड विद द ओर, अयस्कों के साथ पाया जाने वाला शुद्धि जैसे मिट्टी, रेत को क्या कहते हैं। मान लो कोई मिनरल्स है, इसके साथ बताया था कि इम्प्योरिटीज चिपका रहता है, उसको क्या कहते हैं, गैंग। गैंग। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए, गैंग लिखा हुआ है। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, द प्रोसेस इन विच वी रिमूव इम्प्योरिटीज, अयस्कों की अशुद्धियों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हम बताए थे कि स्टेप 1 में क्या करते थे हम लोग, कि जो मिनरल था उसमें से इम्प्योरिटीज को क्या करते थे, हटाते थे। और इसी इम्प्योरिटीज को हटाने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर, या फिर इनरिचमेंट ऑफ ओर, या फिर इसी को बोलते थे हिंदी में अयस्कों का सांद्रण। तो कैल्सिनेशन होगा नहीं, इसमें तो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स का ये मेथड्स है, इसमें से कार्बोनेट्स ओर को हटाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर होगा, हाँ यही होगा सांद्रण। रोस्टिंग होगा नहीं, ये भी एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल का है, इसमें हम लोग सल्फाइड ओर के लिए करते हैं। स्मेल्टिंग होगा नहीं, इसमें ओर को पिघला हुआ रूप में पाते हैं। ठीक है। अब है, निम्नलिखित में से कौन सा एक्स के सांद्रण की विधि नहीं है, विच मैथड्स नॉट कम्स अंडर द कंसंट्रेशन ऑफ ओर। मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ओर में हम लोग बहुत सारा प्रोसेस अपनाते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या करते थे, जो इम्प्योरिटीज है उसको रिमूव करते हैं, गैंग को रिमूव करते हैं। अब वो रिमूव 4 तरीके से हो सकता है, हाथ से चुन के, हैरत न हिम्मत कर सकते हैं भाई, हाथ से भी चुन के कर सकते हैं, मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हैं, फ्लोटेशन भी कर सकते हैं सल्फाइड ओर के लिए, लेकिन रोस्टिंग नहीं कर सकते हैं। रोस्टिंग से तो मेटल को निकालते हैं, सल्फाइड ओर से मेटल को निकालते हैं, तो डी नहीं होगा। ये हो सकता है, ए भी होगा, बी होगा, सी होगा, लेकिन डी नहीं होगा। यहाँ पे पूछ रहा कौन नहीं है कंसंट्रेशन का, कौन नहीं है कंसंट्रेशन का, कौन नहीं है सांद्रण की विधि, तो डी नहीं है। समझ में आ रहा है, तो इजी लग रहा होगा। हैंड पिकिंग उसी में आता है। हाँ, अब तो नहीं, ये भारी नहीं लग रहा है, सब सवाल बन रहा है। फ्रोट फ्लोटेशन प्रोसेस इज यूज फॉर, निम्नलिखित में से किसके सांद्रण के लिए फ्लेन प्लावन विधि का उपयोग किया जाता है, कार्बोनेट और ऑक्साइड और सल्फाइड और फास्फोट और सल्फाइड और। हम बताए थे फ्रोट फ्लोटेशन प्रोसेस, ये भी क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ ओर का एक प्रोसेस है। इसमें से भी इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं। कैसा इम्प्योरिटीज को रिमूव करते हैं, किसके लिए, वैसा ओर से इम्प्योरिटीज रिमूव हो सकता है जिसका सल्फाइड ओर है, तो सल्फाइड ओर के लिए करते हैं फ्रोट फ्लोटेशन प्रोसेस, सी। अब है यहाँ पे, ये तो टफ क्वेश्चन है, तुम्हारे लिए नहीं है, चलो फिर 12 में जाओगे तो देखो नीट में यही सवाल कैसे पूछेगा। डैश के सांद्रण के लिए फैन उत्प्लावन बीबी का उपयोग नहीं किया जाएगा, मतलब किसके कंसंट्रेशन के लिए फ्रोट फ्लोटेशन प्रोसेस को नहीं किया जाता यूज। तो यहाँ पे देखो ऑप्शन क्या, गलेना, जिंक ब्लेंड, सिल्वर ग्लास, टीन स्टोन। तब पहले सुनो, फैन उत्प्लावन बीबी के फ्रोट फ्लोटेशन प्रोसेस किसके लिए यूज किया जाता है, सल्फाइड ओर के लिए। तो ये देखो इसका फॉर्मूला क्या है, गलेना को लिखते हैं पीबीएस, जिंक ब्लेंड को लिखते हो जेडएनएस, सिल्वर ग्लास को लिखते हैं एजी2एस, टीन स्टोन को लिखते हैं SnO2। तो इन सब में तो सल्फाइड है, तो इन सब के लिए यूज कर सकते हैं। इसके अंदर सल्फाइड नहीं ना है, तो इसके लिए नहीं कर सकते। ये हुआ 12 का, ये हो गया कंपटीशन का। इसमें तुमको और भी पता होना चाहिए कि इसका नाम क्या है, इसका फॉर्मूला को क्या लिखते हैं, क्या इसके अंदर सल्फाइड है नहीं है। ये हो गया, समझ में आ गया। गैंग को हटाने के लिए इसको साथ मिला जाता है। गैंग क्या है, जो मिनरल के साथ एसोसिएटेड इम्प्योरिटीज है, मिनरल के साथ जुड़ा रहता है। हम लोग बाहर से एक अपना इम्प्योरिटीज मिलाते हैं इसको गैंग को हटाने के लिए, उसी को क्या कहते हैं, फ्लक्स। क्या आंसर हो जाएगा, बी। आंसर बी लिखा हुआ है। अब बताओ गैंग का फ्लक्स मिल के आपस में क्या होता है, स्लैग। ए आंसर लिखा हुआ ए। अब यहाँ पे देखो,
निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा सल्फाइड एच को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है? सल्फाइड और से सल्फाइड निकालने के लिए किस प्रक्रिया को अपनाया जाता है? यही बोला जा रहा है। वो क्या था, फ्रोथ फॉर्मेटेशन। अरे भाई कर दिए बोका वाला काम। इम्प्योरिटीज को निकाल रहे हो अभी, सल्फाइड और से सल्फाइड को निकाल रहे हो। अच्छा, और से मेटल ऑक्साइड, अब मेटल का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं, एक्सट्रैक्शन करने। तो रोस्टिंग में क्या होता था कि मान लीजिए ये कोई मेटल सल्फाइड है, तो इसको क्या करते थे, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बहुत ही हार्ड सप्लाई हीट का करते थे, तो यहाँ सबको मिलता था मेटल ऑक्साइड, यहाँ एक्स्ट्रा में मिलता था सल्फर डाइऑक्साइड। अभी जो मेटल ऑक्साइड मिल गया तो यहाँ से इसका रिडक्शन करेंगे तो हमको मिल जाएगा मेटल। बताओ तो मेटल सल्फाइड के लिए, सल्फाइड और वाले के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं? रोस्टिंग वर्जन। आंसर ए यहाँ लिखा हुआ, समझ में आ गया? ऑप्शन पहले पढ़ो। इम्प्योरिटीज हटाने के लिए बोल रहा है कि मेटल को एक्सट्रैक्शन करने के लिए बोल रहा है, वो सुनो समझो। गैस में एचको को वायु की सीमित मात्रा में अधिक ताप पे गर्म किया जाता है। प्रोसेस इन विच वी अप्लाई लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर। कब हम लोग मेटल के एक्सट्रैक्शन के लिए लिमिटेड सप्लाई, सीमित मात्रा में ऑक्सीजन ये गर्म किया जाता है, कम मात्रा में कैल्सिनेशन होगा, कैल्सिनेशन सी। अरे इस प्रोसेस में नहीं बताए थे, ये कार्बोनेट और के लिए किया जाता है। अगर कोई मेटल कार्बोनेट है तो इसको ऑक्सीजन के बिना प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में नहीं। यहाँ पे क्या करते हैं, हीट को लिमिटेड देते हैं, तो यहाँ से निकलता है मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बोनेट। सीमित मात्रा में ना बोल रहा है यार, कम मात्रा में कब हीट को देते हैं? कैल्सिनेशन प्रोसेस। ज्यादा मात्रा में हीट कब देते हैं? रोस्टिंग वाले। तो समझ में आ गया। और आर हीटेड विद द फ्लक्स, और को जब फ्लक्स के साथ हीट किया जाए उस प्रोसेस को क्या कहेंगे? डायरेक्ट स्मेल्टिंग। में आइस को गलनांक से ऊपर फ्लक्स के साथ गर्म किया जाता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? स्मेल्टिंग। ऐसे एक्स्ट्रा प्रोसेस है स्मेल्टिंग, इसमें फ्लक्स के साथ क्या कर दिया जाता है? हीट। अब वहां से जो स्लैग निकलेगा उसको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग या इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड्स यूज? निम्न में से किस धातु के लिए विद्युत अपघटन के द्वारा अपचित करके प्राप्त किया जाता है? मतलब कि विद्युत अपघटन मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड्स बोल सकते हैं, या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रोलाइसिस जो हाईली रिएक्टिव मेथड्स हो। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बताए थे। जो सल्फाइड और हो उसके लिए करते हैं रोस्टिंग, जो कार्बोनेट और हो उसके लिए करते थे कैल्सिनेशन, जो हाईली रिएक्टिव मेटल्स हो उसके लिए करते थे इलेक्ट्रोलाइटिक्स या इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हाईली रिएक्टिव में कौन कौन आता है? पोटेशियम, कैल्शियम। ऊपर का काशीनाथ का मालिक का 4 हो, यहाँ तक यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ तक ये है। सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और अल्युमिनियम। इन चारों के लिए ही सिर्फ किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या करते हैं, करंट पास करा के उसको मेटल को तोड़ते हैं, अलग तरीके से निकालते हैं। तो किसके लिए किया जाएगा? अल्युमिनियम। सी आंसर। किसके लिए किया जाता है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? फिर से बोल दो। सोडियम, यहाँ लिखा हुआ सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम। अब यहाँ पे देखो, ये आगे का क्वेश्चन है, चलो इसको छोड़ते हैं, ये भी आगे का है। ये बताओ, इन इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग द प्योर मेटल इज डिपोजिटेड ऑन। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में क्या होता है कि एक एनोड को जोड़ते हैं, एक कैथोड को जोड़ते हैं, एक एनोड को जोड़ते हैं। हम याद कराए थे बिजली पास करा के, एक होता है कैथोड्स पे क्या, कैथोड से ये क्या है? एनोड है। एनोड पे क्या आ जाता है? प्योर मेटल। इम्प्योर। कैथोड पे क्या जमा हो जाता है? प्योर मेटल। तो याद रखना है, बस यही याद रखना है। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग में प्योर मेटल कहाँ पे जमा हो जाता है? कैथोड पे। एनोड पे इम्प्योर। ठीक है, याद हो गया। क्या बोल रहा है? इम्प्योर मेटल, तो कैथोड्स पे जमा होगा। आंसर सी। इम्प्योर बोलता तो एनोड। यही बात है, यही लिखा हुआ है, ठीक है। अब तो कर लिए मैं उसका मेटलर्जी का सारा क्वेश्चन। अब एक और टॉपिक बचा है जिसका नाम है कोरिजन। इसको बोलते हैं जंग लगना जो होता है उसको बोलते हैं कोरिजन। कोरिजन को यहाँ पे 3 वो कोरिजन तुमको सिखा रहा है तुम्हारे बुक में। तांबा यानी कि कॉपर के बर्तन पे किस तरीके से कोरिजन लगता है, चांदी यानी सिल्वर के बर्तन पे, लोहा यानी आयरन पे किस तरीके से कोरिजन लगता है, ठीक है ना। तो देखो एक एक कर सीखेंगे हम लोग। तांबा
तांबा। यानी कॉपर के बर्तन पे हरा रंग का परत क्यों जम जाता है? अगर ये पूछेगा क्वेश्चन, तांबा को इंग्लिश बोलते हैं कॉपर। कॉपर पे जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा ना, हवा में छोड़ देंगे तो इस पे एक हरा कलर का परत बन जाता है। तुम्हारे पास भी होगा बर्तन, उस पे हरा कलर का जम गया है, तो याद रखेंगे तांबर पर जो हरा रंग का परत बनता है ना, उसी को बोलते कॉपर कार्बोनेट के कारण बनता है। किसके कारण बनता है? कॉपर कार्बोनेट के कारण। कॉपर कार्बोनेट के कारण बनता है। ये CuCO3, इसी का नाम है कॉपर कार्बोनेट। यही एक परत बनता है, ये हरा कलर का रहता है। इसका रिएक्शन भी याद रखना, कॉपर, इसमें पानी कुछ लग गया पीतल में, तांबा में, प्लस ऑक्सीजन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड हवा में मौजूद रहेगा। ये सारा जब अटैक करेगा तांबा के बर्तन की कॉपर पे, तो फिर क्या बन जाएगा? कॉपर कार्बोनेट। ये ग्रीन कलर का रहेगा। याद हो गया? अब यहाँ अच्छा नहीं हो सेहत के लिए। नहीं, अब यहाँ पे है चांदी। अब यहाँ पर क्या है? चांदी, सिल्वर। अगर सिल्वर के बर्तन पे काला कलर का परत क्यों जम जाता है? ये सवाल पूछ देगा तो सिल्वर का बर्तन, सिल्वर का होता है ना, चांदी का बर्तन या चांदी का कोई चीज, उस चांदी काला क्यों हो जाता है? मतलब कोरिजन लग गया। क्योंकि जो चांदी होता है सिल्वर पे, वह AgS का परत बनता है। AgS मतलब सिल्वर सल्फाइड। सल्फाइड वो किसके कारण काला हो रहा था? कॉपर कार्बोनेट के कारण। ये किसके कारण, वो किसके कारण हरा हो रहा था? कॉपर कार्बोनेट। ये किसके कारण काला हो रहा है? सिल्वर सल्फाइड के कारण ये परत बना लेता है। मान लो कि चांदी है बर्तन, Ag, सिल्वर को Ag से डिनोट करते हैं। H2S हाइड्रोजन सल्फाइड हवा में रहता है, ऑक्सीजन हवा में है, ये सब जाके अटैक करेगा इस पे, किस पे? चांदी के बर्तन पे, तो क्या बन जाएगा? Ag2S। ये सिल्वर सल्फाइड, ये काला कलर का होता है, यही जमा हो जाता है, प्लस वाटर भी बनेगा। क्वेश्चन आप कर रहे थे ना। क्या? लोहा यानी आयरन पे भूरा रंग क्यों जम जाता है? लोहा यानी आयरन पे भूरा रंग क्यों जम जाता है? तो लोहा में क्या होता है कि लोहा में जो जंग लगता है ना, वही भूरा कलर का होता है, रेडिश ब्राउन कलर का। क्योंकि लोहा पे ये जो Fe2O3.XS2, ये रस्टिंग का फॉर्मूला। एक चीज और जान लो, ये क्या होता है? भूरा कलर का होता है। लोहा में जो जंग लगता है ना, उस लोहा में जंग लगने के, सब में जब जंग लगेगा तो उसको कहेंगे कोरिजन। जब लोहा में जंग लगता है उसको कहते हैं इंग्लिश में रस्टिंग। कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड रस्टिंग। ये मान लो कि लोहा है, ये ऑक्सीजन उस पे आया हवा में, पानी बहुत दिन तक लोहा में लगते रहा, तो ये क्या हो जाएगा? उस पर जंग लगेगा, Fe2O3.XS2O, यही जमा हो जाता है लोहा के ऊपर। Fe2O3.XS2O, इसी को बोलते हैं रस्टिंग है, जो ब्राउन कलर का रहेगा। ठीक है, तो बस इसमें क्या याद रखना है, कोरिजन 3 तरीके का हमको पढ़ाए हैं सर जी। जिस तांबा पे क्यों हरा हो जाएगा? तो कॉपर कार्बोनेट के कारण, इसका ये पूरा बता दिए। चांदी क्यों काला होता है? तो सल्फाइड के कारण, AgS सिल्वर सल्फाइड के कारण। लोहा पे क्यों भूरा रंग का जमता है? जो लोहा पे भूरा रंग का जो जंग जमता है, उसका फॉर्मूला क्या है? Fe2O3.XS2O। ठीक है ना, रस्टिंग का फॉर्मूला ये। ठीक है, याद हो गया? अब इस पे सब देखो, इसका इंग्लिश में भी दिया है, तुम्हारे लिए है, उसको इंग्लिश में भी याद कर सकते हो, इसे तो समझ में आएगी। सिल्वर है, कॉपर है, आयरन है, ये क्यों, ये क्या हो जाएगा? सिल्वर काला क्यों हो जाता है? AgS के कारण। अपने से लिख सकते हो। ये ग्रीन क्यों हो जाता है? कॉपर कार्बोनेट के कारण। ये ब्राउन कलर क्यों हो जाता है इसका? Fe2O3 यही बनता है, ये बनता है और ये बनता है, लिख सकते हो। कोरिजन को हटाने का 4 प्रोसेस सभी में अप्लाई सकता है। या तो पेंट कर दो, या फिर एलॉय बना दो। एलॉइंग करते हैं, एलॉय बताएंगे। 2 मेटल को मिलके एलॉय बनता है, या एक मेटल एक नॉन मेटल को मिलके एलॉय बना सकते हैं। या फिर गैल्वेनाइजेशन कर दो। गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है जिंक का परत। या फिर एनोडाइजिंग कर दो। एनोडाइजिंग का मतलब होता है उस पर एल्युमिनियम का परत। तो सब क्लियर हो जाएगा। रस्टिंग कोरिजन भगाने का क्या क्या 4 प्रक्रिया? पेंटिंग कर सकते हैं, गैल्वेनाइजेशन कर सकते हैं, एलोइंग कर सकते हैं और एनोडाइजिंग। याद हो गया? याद हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है, एक बार सॉल्व करते हैं। चांदी की वस्तुएं वायु के संपर्क में आने से कुछ दिनों के बाद काली हो जाती है। निम्नलिखित में से किस कारण के कारण से, मतलब चांदी यानी सिल्वर का बर्तन काला क्यों हो जाता है? बताओ तो। सल्फाइड के कारण। सल्फाइड ऑप्शन देखते हैं। सिल्वर कार्बोनेट गलत, सिल्वर ऑक्साइड गलत, सिल्वर सल्फाइड ये सही है। Ag2S इसी को बोलते हैं सिल्वर सल्फाइड। यही चांदी के बर्तन पे क्या होता है? जमा हो जाता है, जिसका चांदी का बर्तन क्या हो जाएगा? सिल्वर काला हो जाएगा। अब यहाँ पे है चांदी यानी कि सिल्वर
कि वस्तु अधिक समय तक खुले में रखने पे, खुले में रखेंगे तो उसमें ऑक्सीजन अटैक करेगा और उसके अंदर हाइड्रोजन सल्फाइड भी अटैक करता है, तो वो क्या होता है, काला रंग का बन जाता है। वो काला रंग का जो बनता है उसका नाम क्या है, H2S, नहीं AgS, हाँ ये होगा रे, नहीं Ag2S, Ag2S होगा। ये बनता है Ag2S, यही होता है चांदी के बर्तन पे जो काला कलर का परत बनाता है, इसी को क्या बोलते हैं, Ag2S, सिल्वर सल्फाइड, क्या बोलते हैं, सिल्वर सल्फाइड। याद हो गया। अब यहाँ पे देखो, जब तांबे का बर्तन लंबे समय तक हवा में संपर्क में रहता है तो इस पर एक फीकी हरी सी परत बन जाती है। रासायनिक रूप से यह हरा पदार्थ निम्नलिखित में से किसका मिश्रण है। कहने का मतलब है तांबा यानी कि पीतल, पीतल का बर्तन हरा क्यों हो जाता है, यही पूछना चाह रहा है। कार्बोनेट तो हम पीतल है कॉपर, ये कॉपर है, क्यों हरा हो जाता है, क्योंकि इस पे कॉपर कार्बोनेट का हरा कलर का परत जड़ जाता है। तो क्या आंसर होगा, कॉपर हाइड्रोक्साइड, कॉपर कार्बोनेट, ये वाला ऑप्शन चुनेंगे, कॉपर हाइड्रोक्साइड या फिर कॉपर कार्बोनेट का परत बन जाएगा। ठीक है। तांबे का बर्तन नीले हरे रंग का पदार्थ निक्षेपण निम्नलिखित में से किसके कारण निर्माण होता है। तांबे के बर्तन पे हरा रंग का पदार्थ बन जाता है, तांबा का पीतल, तांबा के बर्तन पे, तांबा मतलब कॉपर, वो क्या होता है ग्रीन कलर का, क्या देखिए, तो ये किस, ठीक है, तो ये किस कारण हो जाता है तांबा का बर्तन हरा, कॉपर कार्बोनेट के कारण। कॉपर कार्बोनेट है। कॉपर कार्बोनेट का फॉर्मूला क्या होता है, चुन लीजिए यहाँ पे, CuCO3, यही ना बनता है, यही तांबे के बर्तन पे यही बन जाता है जो उसको क्या कर देता है, हरा। याद हो रहा है। अब यहाँ पे देखो, लोहा में जंग लगने के लिए आवश्यक स्थिति क्या है, इनकी लोहा में जंग लगने को क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए नेसेसरी कंडीशन क्या है, तो हम बताए थे रस्टिंग ऑफ आयरन का, वो याद करो, Fe है, आयरन है, इसमें ऑक्सीजन आके अटैक करता है, प्लस पानी आके अटैक करता है, यही बना लेता है क्या, Fe2O3.X यही होता है रस्टिंग का फॉर्मूला। लेकिन ये कैसे बना है, ये जंग कैसे लगा, ऑक्सीजन और लोहा, ऑक्सीजन और पानी जाके किस पे अटैक कर दिया, लोहे पे, तो क्या होगा, ऑक्सीजन की उपस्थिति, हाँ ये बिल्कुल सही है। और ये देखिए CO2 की उपस्थिति, इससे कोई मतलब नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड से कोई मतलब है नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड से कोई मतलब नहीं, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति से भी कोई मतलब नहीं, जल की अनुपस्थिति नहीं, जल होना चाहिए। क्या हो गया, ये समझ में आ रहा है कैसे सवाल सॉल्व होगा। हाँ। अब ये इसको थोड़ा सा याद करना होगा, एक क्वेश्चन को, किसके कारण लोहे में जंग लगता है, तो याद रख लेना, ऑक्सीडेशन के कारण, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण इंग्लिश में, और ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीजन भी जरूरी है और ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। अच्छा, ठीक है, ऑक्सीडेशन भी होना चाहिए। अरे ऑक्सीजन भी जरूरी है, और देखो तुम नहीं समझे, ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। देखो यहाँ पे फॉर्मूला क्या होता है लोहा में जंग लगने का, Fe2H2O प्लस O2, प्लस यहाँ पर क्या बनता है, Fe2O3.X2O। ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना। ये अभी आयरन के साथ ऑक्सीजन है अभी इसमें जुड़ा हुआ नहीं, लेकिन रिएक्शन होने के बाद आयरन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया। ऑक्सीजन के जुड़ना को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। क्वेश्चन को घुमा के पूछा है, ऑक्सीडेशन तुमने पहला पढ़ा है पहला चैप्टर में, घुमा के इसी को क्वेश्चन करते हैं। इसी कारण बोले हैं कि आयरन में रस्टिंग लगने के लिए ऑक्सीजन तो जरूरी है ही, ऑक्सीजन के साथ तो रिएक्शन हो ही रहा है, पानी के साथ भी रिएक्शन हो रहा है, प्लस इस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन। एग्जामिनर यही पूछना चाह रहा था। क्या आंसर सही होगा, ए और सी। CO2 से कोई मतलब नहीं होता है। फिर देखो, लोहे पे जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। ए पगला, यहाँ पर क्वेश्चन तो पढ़ो, रस्टिंग कहते हैं। कोरिजन ऑफ आयरन इज कॉल्ड नॉन एज रस्टिंग। बाकी सभी पे कोरिजन लग रहा है तो कोरिजन, लेकिन लोहे पे जंग लगता है उसी प्रक्रिया को क्या कहते हैं, रस्टिंग का बताओ तो केमिकल रिएक्शन, Fe2O3H2O Fe2O3.X2O। जंग लगने लोहे की एक कील की भार पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये बड़ी बड़ी यूनिक क्वेश्चन है। मान लो कि कह रहा है कि जंग लग गया ना लोहा पे, तो इसका भार क्या होगा, ये बढ़ जाएगा घट जाएगा, कि सेम रहता है, कि पहले बढ़ता है फिर घट जाता है जंग लगने पे, घट जाएगा ठोक के से पहले नहीं। देखो ये लोहा है, सिंपली लोहा था, Fe था, अब जंग लगता है तो क्या बनता है लोहा पे, Fe2O3.X2O। ये जाके यहाँ पे जमा हो जाएगा कि नहीं, इतना भारी भरकम चीज। याद रखना, रट लो, लोहा पे जब जंग लगता है तो लोहा का भार क्या होता है, बढ़ जाता है,
बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, बढ़ जाएगा। बहुत जगह लिखा रहेगा कि पहले बढ़ेगा फिर घटेगा, नहीं, वो ये पता ही ये ऑप्शन एनसीईआरटी गलत माना हुआ है। एक एग्जाम में भी पूछा हुआ है, बहुत सारा एग्जाम में क्वेश्चन। तो लोहा का भार क्या होता है? लगातार जंग लगने पे कम जाता है, बढ़ बढ़ जाता जाता है, बढ़ जाता है। बढ़ जाता है। अब बताओ, जंग का सूत्र क्या है? रस्टिंग का फॉर्मूला क्या है? Fe2O3 Fe2O3 डॉट XH2। कितना बच्चों का सवाल है? ये XS2 7S2 नहीं, XS2 वहाँ पे 7 5 कुछ नहीं लिखा हुआ है। यही ब्राउन कलर का होता है, इसी को क्या बोलते हैं? रस्टिंग ऑफ रेस्टिंग ऑफ आयरन। ये तो हो ही गया। ये बताओ, रासायनिक भाषा में जंग को क्या कहते हैं? केमिकली रस्टिंग आर क्या? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड, हाइड्रेटेड फेरस ऑक्साइड, केवल फेरिक ऑक्साइड। उपयुक्त में से एक साथ देखिए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फेरिक ऑक्साइड होगा। देखो, मतलब रस्टिंग को क्या कहते हैं? इसको तो फॉर्मूला हमको पता ही है कि Fe2O3 डॉट XH2। इसी का पूछ रहा है, इसको कहते क्या है साइंस की भाषा में? तो हाइड्रोजन है ना, इसको क्या बोलते हैं? फेरिक ऑक्साइड। हाइड्रोजन है तो हाइड्रेटेड हो जाएगा, क्या हो जाएगा आंसर? हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। देखिए सवाल को कितना घुमा घुमा के पूछ रहा है। ये तो याद कर दिया, लेकिन इसका नाम क्या है? इसको बोलते हैं हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। ये क्या है? लोहा पे जंग लगने का फॉर्मूला। हम सोचे थे फेरिक ऑक्साइड। ये होगा फेरिक ऑक्साइड। कहाँ है फेरिक ऑक्साइड? सिर्फ इसको कहेंगे Fe2O3, लेकिन इसके साथ वाटर भी तो लग रहा है, इसी कारण इसको हो जाएगा हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। वाटर क्रिस्टलाइजेशन होता है कि नहीं रस्टिंग में? फॉर्मूला मान लो ऐसा ऑप्शन घुसा देगा तो होता है, बोलना है यार, होता है, बोलो ना, होता है। नहीं समझ में कौन बोला क्वेश्चन के बारे में? बोला अभी बुक में सॉल्व कर रहे हैं। विच मेटल जनरली यूज फॉर कोटिंग ऑफ ब्रास यूटेंसिल टू प्रिवेंट कॉपर कंटिमेशन? ये एक्स्ट्रा सवाल है कि जो यहाँ पे बोल रहा है जो पी कॉपर, ये इसको क्या बोलते हैं? इसको रुक जाओ, नहीं उसको हिंदी में भी सवाल। यहाँ देखो, तांबे के संदूषण को रोकने के लिए पीतल के बर्तन पर एक कोटिंग की जाती है, वो किस धातु का किया जाता है? ये एक्स्ट्रा सवाल है, ठीक है ना। देखो, मान लो कि पीतल का जो बर्तन होता है ना, ब्रास, इसके ऊपर कॉपर आके कहीं चिपक ना जाए बाहर से। अच्छा। तो इसके कंटिमेशन को रोकने के लिए जो तुम्हारा जो है ना दुकानदार सब क्या करता है? इसके ऊपर टीन का लेप लगाता है। किसका लेप लगाता है? टीन का लेप। यहाँ पे लिखा है नोट, जंग रहित लोहा बनाने के लिए क्रोमियम का उपयोग करता है। अगर हमको कभी ऐसा सवाल पूछ दे कि लोहा बनाना है लेकिन इसमें जंग नहीं लगे कभी, तो हमको क्रोमियम उसमें क्या करना वो पड़ेगा? मिलाना पड़ेगा। लेकिन ऐसे सवाल पूछ दे कि पीतल के बर्तन में जो तांबा का जो परत है उसको रोकने के लिए क्या किसका लेप लगाते हैं? टीन का लगाते। तो ये देखो, हरा कलर का क्या लगा रहे हैं पीतल के बर्तन के ऊपर? टीन। तो आंसर क्या हो जाएगा? टीन। यही सवाल है। टीन का लेप। कॉपर कंटिमेशन को रोकने के लिए क्या करते हैं? टीन का लेप लगाते हैं। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। उसके बाद लोहा अगर बनाना है जंग रहित तो वो क्रोमियम यूज करते हैं। और चलो ये सवाल बताओ, जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर एक लेप लगाया जाता है। कौन सा लेप लगाया जाता है? किसका लगाया जाता है? आंसर बिना देखे बताओ। सोडियम, जिंक, तांबा, सोना। जंग लगने से, जंग नहीं लगे लोहा पे, मान लो लोहा है, अब हमको जंग, इस पे लोहा पे जंग नहीं लगना चाहिए, मतलब जंग नहीं लगना चाहिए, मतलब Fe2O3 डॉट H2O नहीं बनना चाहिए, ये नहीं बनना चाहिए। तो इसके ऊपर क्या करता है? जो पुल देखे हो मुजफ्फर मोती झील का पुल, ऐसा कलर का ऐसा कलर का रहता है, सिल्वर कलर का पुल के ऊपर। ये जो पुल है ऐसा कलर का देखते हो, पहले तो लोहा का बना रहता है। देखो, मान लो पुल कहीं का भी देखोगे तो लोहा का बना रहता है, लेकिन लोहा नहीं दिखाई पड़ेगा क्योंकि इसके ऊपर जंग नहीं लगना चाहिए ना। तो इसके ऊपर क्या करता है ना वैज्ञानिक लोग, ये लोग जिंक का कोटिंग कर देता है ताकि इस पे जंग नहीं लग पाए। तो जिंक का कोटिंग करता है, किसका यूज करते हैं? जिंक। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। यही से निकलता है, इसी प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। बताए हैं कोरिजन रोकने का एक उपाय है गैल्वेनाइजेशन। तो याद रखेंगे कि अगर लोहा है, इस लोहा है, अगर इस लोहा के ऊपर हमको जंग से बचाना है तो हम लोग व्हाइट कलर की जिंक का कोटिंग करते हैं। इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? जिंक।
जिंक का कोटिंग करते हैं। इसे प्रोसेस को क्या कहते हैं? गैल्वेनाइजेशन। बुक में दिया मैंने। गैल्वेनाइजेशन से भी जंग को रोका जा सकता है, ऐसे ही जंग से रोका जाता है। ठीक है, ये सवाल बताओ तो। मेटल्स आर रिफाइनेड बाय यूजिंग डिफरेंट मेथड्स। मेटल को हम रिफाइन कर सकते हैं अलग अलग मेथड से, लेकिन विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स आर रिफाइनेड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग? Na AuCuNaK। के Na 3 और 4 3 और 4 बिल्कुल सही बात। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग मतलब इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस किसके लिए करते हैं? हाईली रिएक्टिव मेटल्स के लिए। हाईली रिएक्टिव मेटल कौन है? सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम। बहुत बढ़िया। यशिदीकरण यानी कि जिसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं, एक प्रक्रिया है। गैल्वेनाइजेशन क्या है? Fe पर जिंक की परत, Fe पे एल्युमिनियम की परत, जिंक पर Fe की परत, कि Fe पर Cu की परत? Fe पे जिंक की परत। क्योंकि इस पे क्या करते हैं, Fe जो होता है लोहा, इसके ऊपर किसका परत लगा देते हैं? जिंक का। कि वो तो यही है, द प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ जिंक ऑफ आयरन इज कॉल्ड गैल्वेनाइजेशन। तो इसे यही सिखाना चाह रहा है। गैल्वेनाइजेशन का डेफिनेशन भी याद हो गया। गैल्वेनाइजेशन क्यों किया जाता है? लोहे को जंग से बचाने के लिए उसके ऊपर क्या कर देते हैं? जिंक की परत। याद हो गया। ऑप्शन 1। अब यहाँ देखो, डैश इज ए प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग थिक ऑक्साइड ऑफ लेयर ऑफ एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की मोटी ऑक्साइड का परत बनाने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? गैल्वेनाइजेशन नहीं, इसमें तो जिंक का परत लगाते हैं। डक्टिलिटी नहीं, डक्टिलिटी क्या होता है? एक होता है मेलेबिलिटी, एक होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी। सोचो, मेलेबिलिटी से क्या करते थे? सीड बनाते थे। मेटल क्या प्रॉपर्टी? डक्टिलिटी से तार बनाते हैं। भूल गए रे। कोरिजन क्या नहीं, एनोडाइजिंग होगा। एनोडाइजिंग मतलब होता है एल्युमिनियम का परत लगाना, जिंक को किसी को भी रस्टिंग से बचाने के लिए। गैल्वेनाइजेशन मतलब होता है जिंक का परत बनाना, किसी को रस्टिंग यानी कि कोरिजन से बचाने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हमने ये पूरा बुक तो खत्म कर दिया है। अब MCQ की और ये पूरा खत्म हो गया, लेकिन कुछ 5 क्वेश्चन कराएंगे। मिक्सअप क्वेश्चन है, जो कुछ हो सकता है आगे के चैप्टर का, कुछ पीछे के चैप्टर का, कुछ इसी चैप्टर का होगा। ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल कैन डिपोजिटेड कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट? निम्नलिखित में से कौन सी धातु कॉपर सल्फेट के घोल में से तांबा जमा सकती है? मतलब बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट है, ऐसा कौन सा मेटल है जो सल्फेट को हटा देगा और कॉपर को नीचे में जमा देगा? तो ऐसे सवाल को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन पूछता है यार, ऐसा सवाल कैसे सॉल्व होता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का सवाल है, जो कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा वही आंसर होगा। चुनो, कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो लिख लो। मरकरी। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है आगे आओ ज्यादा? मरकरी। प्लेटिनम, गोल्ड, ये सब आयरन क्या है? कम है कॉपर से। कम है, तो आंसर क्या हो जाएगा? मरकरी। मरकरी। समझ गए? ऐसा सवाल कैसे बनाएंगे? इसको कौन डिस्प्लेस करता है, इसका कलर क्यों ऐसा हो जाता है, ये सब सवाल कैसे बनता है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से। ठीक है। कॉपर को कौन डिस्प्लेस कर सकता है? मान लो CuSO4 है, कॉपर सल्फेट का घोल, इसमें अब यहाँ पे कोई मेटल है, ठीक है ना, मेटल, अब इसको क्या कर सकते हैं? इसको कॉपर को जमाना है, कौन जमा सकता है? वही मेटल इसको सल्फेट अपने पास कर लेगा और कॉपर को भगा देगा, कहेगा कि तू नीचे जमो, कॉपर को भगा देगा। जो मेटल कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, मानिए आयरन और मरकरी दोनों कॉपर से ज्यादा रिएक्टिव होगा, वो ऐसा नहीं क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे देखो, ये रिएक्टिविटी सीरीज है, बार बार याद रखना है। ये भी बताते इसके लिए इलेक्ट्रोलाइसिस किया जाता है। यहाँ देखो कॉपर ये है, और यहाँ पे मरकरी कहाँ पर है? मरकरी नीचे, कॉपर से आयरन होगा आंसर। आयरन होगा, सॉरी आयरन होगा, ठीक है ना। आयरन ऊपर है, आयरन होगा। यहाँ पे गलती होगी, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? सी। तुम ही तो बोलती है थे, हम भी देखे नहीं रिएक्टिविटी सीरीज ऐसा, ठीक है ना। देखो ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होना चाहिए इसके से, अगर तो ये कौन है ज्यादा रिएक्टिव? आयरन। आयरन भी है, और भी देखो कौन कौन हो सकता है। कॉपर है यहाँ पे, ऐसे ज्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन भी है, लीड भी है, आयरन भी है, जिंक भी है, एल्युमिनियम भी है, मैग्नीशियम भी है, कैल्शियम भी है, सोडियम भी है, पोटेशियम भी है। ठीक है, चलो ये होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है कि आयरन रस्ट क्विकली, लोहे में जंग जल्दी लग जाता है। कब? मान लो कि बारिश के पानी में लगता है, कि समुद्र के बारे में, कि आंसू जल में। तो देखो समुद्र के पानी में ज्यादा लोहा क्या हो जाता है?
रस्ट हो जाता है। रस्ट हो जाता है। ठीक है, अब कोई ऐसा बताना है जो अनरिएक्टिव गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड अनरिएक्टिव है कि हाइड्रोजन की, नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन? ऑक्सीजन हो सकता है, ऑक्सीजन तो हर एक के साथ रिएक्ट कर जाएगा। नाइट्रोजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी रिएक्टिव है। अच्छा। नाइट्रोजन में ना ट्रिपल बॉन्ड होता है, याद रखेंगे। हाँ। इसी कारण ये जो है ना, इसको टूट नहीं पाता है जल्दी। तो नाइट्रोजन क्या होता है? अनरिएक्टिव, मतलब अक्रियाशील गैस है। ठीक है, ये है तुमको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, लेकिन मेटल से कुछ जुड़ता है। ठीक है ना। एक होता है सेमी कंडक्टर। सेमी कंडक्टर मेटल किसको बोलते हैं? सेमी कंडक्टर मेटल उसको बोलते हैं ना कि जिसको सीम, देखो सीम, हाँ। सीम में देखोगे कभी तो यहाँ पे देखोगे ऊपर में पीला पीला इसे दिखाई पड़ता है स्ट्रिप सीम के अंदर, इसे लगेगा सोना लगा हुआ है। हाँ। वो सोना नहीं होता है, वही होता है सेमी कंडक्टर मेटल। अच्छा। हर एक मेटल को उसके अंदर यूज नहीं किया जा सकता है। जो मेटल को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज करते हैं उसी को कहते हैं सेमी कंडक्टर मेटल। तो 3 वो होता है, याद रखना है, गैलियम आर्सेनाइड, गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम जर्मेनियम और सिलिकॉन। सिलिकॉन। इसके बारे में हम ये भी बताएं कि जो जर्मेनियम और सिलिकॉन है ये मेटोलॉइड भी है। मेटलॉइड भी है। याद भूल गए होगे, हमको पता है ये मेटोलॉइड भी है। Yes. लेकिन गैलियम आर्सेनाइड है ये सिर्फ क्या है? नॉन मेटल। ये सिर्फ सेमी कंडक्टर है। ये तो मेटोलाइट भी है प्लस सेमी कंडक्टर भी है, जर्मेनियम सिलिकॉन। इसका गुण क्या होता है? इसके में प्रॉपर्टी होता है कि इसका जो बिहेव है ना, कंडक्टिविटी क्या करेगा? कंडक्टर्स की तरह भी बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह भी। करंट भी पास होगा, करंट पास नहीं भी होगा। तो अर्धचालक, इसका नाम ही हिंदी में अर्धचालक। अर्धचालक का गुण चालक कुचालक दोनों के बीच में होता है। कंडक्टर इंसुलेटर दोनों के बीच में होता है। सेमी कंडक्टर को इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में यूज किया जाता है, जैसे डायोड बनाने में, डायोड वगैरह बनाने में प्रयोग किया जाता है। देखो सिलिकॉन जर्मेनियम मेटोलाइट भी है, लेकिन जो गैलियम है केवल सेमी कंडक्टर है। फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कौन कौन सेमी कंडक्टर होता है? गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम और सिलिकॉन। इसका गुण क्या होता है? चालक कुचालक दोनों के बीच में, मतलब इंसुलेटर कंडक्टर दोनों के बीच में। इसका इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंप्यूटर वगैरह के अंदर चिप बनाने में भी यूज किया जाता है। अब ये सवाल बनाओ, ये तुम्हारे बुक का ही है, बुक में अलग तरीके से दिया ये सवाल। द गैस डिजॉल्व इन वाटर मेक इट्स बेसिक। कौन सा ऐसा गैस है, कौन सा ऐसा गैस है जो वाटर में अगर डिजॉल्व करेंगे तो क्या बना देगा? बेसिक। चलो अमोनिया से स्टार्ट करते हैं। NH, इसको अच्छा से पेन लेते हैं। NH3, इसमें क्या कर रहे हैं? वाटर से रिएक्ट कर रहा है, करा रहे हैं। तो क्या होगा? सबसे पहले देखो N क्या है यहाँ पे? नाइट्रोजन। N नाइट्रोजन है, लेकिन मेटल है कि नॉन मेटल है? मेटल है, नॉन मेटल। जी जैसे नॉन मेटल है। ठीक है, हाँ। तो क्या बनेगा? नॉन मेटल, और ये क्या है? हाइड्रोक्साइड। तो ये बन जाएगा NH4OH। सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? SO सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 होगा। देखो SO, ये क्या है? नॉन मेटल है। नॉन मेटल का ऑक्साइड कैसा होता है? एसिडिक। अरे नहीं समझे, नॉन मेटल इस सल्फर डाइऑक्साइड को कैसे लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं, SO2, यही ना हुआ? हाँ। नॉन मेटल का ऑक्साइड है कि नहीं है? नॉन मेटल का ऑक्साइड नहीं पड़ा, एसिडिक नेचर का होता है, तो ये आंसर होगा? नहीं, पूछ रहा है बेसिक। और इधर आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है? नॉन मेटल का ऑक्साइड। एसिडिक, ये बेसिक, ये भी कैसा नेचर देगा? एसिडिक होगा। तो बेसिक होगा? नहीं। तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो गया? कट गया। बच गए यहाँ पे हाइड्रोजन। क्या हो गया? तो गैस में आया ना, हाइड्रोजन गैस हो गया। तब इसका आंसर क्या होगा? अमोनिया होगा। तो कभी आंसर नहीं पता हो तो किसी किसी को काट के भी आंसर ला सकते हैं। हाँ। तुमको ये दोनों प्रॉपर्टी पता है ना कि नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है, नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक नेचर का होता है। जबकि यहाँ पे पूछ रहा है कौन बेसिक बनाएगा पानी में घुल के, कौन घुल कर क्षारीय बनाता है, बेसिक बनाएगा। ये दोनों तो नहीं होगा, ये भी देखने से लग रहा नहीं होगा। तो बच गया ये। जरूरी नहीं कि हमेशा आंसर पते रहेगा हर एक चीज का। ठीक है, ये सिखाना था इससे। ऑक्सीजन एंड ओजोन क्या है? एलोट्रॉप, आइसोमेरिज्म, आइसोटॉप्स, आइसोबार। देखो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन मतलब होता है O2, ओजोन मतलब होता है O3। ये दोनों क्या है? ऑक्सीजन का एलोट्रॉप्स है। क्या है? एलोट्रॉप्स है, याद रखो। अब यहाँ पे बोल रहा है कि नाइट्रोजन सोर्स एलोट्रोपिन। नाइट्रोजन भी एलोट्रोपी सोर्स करता है। नाइट्रोजन अपने किस रूप में एलोट्रोपी दिखाता है? अपरूपता। गैसेस स्टेट में, लिक्विड स्टेट में, कि सॉलिड, कि लिक्विड सॉलिड,
सब Gaseous. अवस्था में। अच्छा, सब में नहीं, जो नाइट्रोजन है ये एलोट्रोपी शो करेगा, लेकिन ये Gaseous गैसियस सब। स्टेट में नहीं करेगा, Okay. सॉलिड स्टेट में करेगा और लिक्विड स्टेट में भी नहीं करता। नाइट्रोजन कब एलोट्रोपी शो करता है? सॉलिड में। हाँ, बाकी सारा एलिमेंट तो किसी फॉर्म में एलोट्रोपी शो कर सकता है, लेकिन नाइट्रोजन सिर्फ किस फॉर्म में करता है? सॉलिड में करता है। आंसर क्या होगा? सॉलिड, सी। सॉलिड। अब यहाँ पे देखो, निम्नलिखित में से कौन सा एलोट्रोपी, यानी कि एलोट्रोपी मतलब नहीं दिखाता, कौन एलोट्रोपी नहीं दिखाएगा? नाइट्रोजन दिखाता है, दिखाता है। यस, लेकिन केवल कब? सॉलिड Solid फॉर्म के में रहेगा। form में। बिस्मुथ नहीं दिखाता, ये पूछता है क्वेश्चन, बिस्मुथ। नहीं दिखाता है। सल्फर भी दिखाता है, सल्फर भी दिखाता है। और कार्बन कार्बन भी भी दिखाता है। जैसे कार्बन का तो पता ही है, डायमंड, डायमंड, ग्रेफाइट ग्रेफाइट, और ब्लैक मिस्टर ब्लैक फ्लोरेंस मिस्टर C60। फास्फोरस भी दिखाता है, आर्सेनिक भी cyanide। दिखाता है, सिलिकॉन भी दिखाता है। सिलिकॉन के एलोट्रोपी का नाम है कार्बोरेंडम, कार्बोनेंडम। फिर से यहाँ पर है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हैज द लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, किसका मेल्टिंग पॉइंट लोवेस्ट होगा? हमको पता है कि मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? हाई। नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है? लो। लेकिन यहाँ पे मेटल नॉन मेटल नहीं दिया है यहाँ पे, ठीक है ना। एक चीज याद रखो, अगर कभी भी कोई भी इनर्ट गैस दिखाई पड़े ना, इनर्ट गैस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेडॉन, रेडॉन सबसे लास्ट वाला ग्रुप में होता है, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना, बॉइलिंग पॉइंट, सबसे ज्यादा लो होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। तो क्या हो जाएगा? रेडॉन। क्या हो जाएगा? रेडॉन। रेडियम नहीं होगा। नहीं, रेडियम थोड़ी ना है, ये क्या बोलते हैं उसको? इनर्ट गैस थोड़ी ना रेडियम, या नोबल गैस थोड़ी ना है। पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होता है? नोबल गैस का। रेडॉन। कभी भी पूछते कि सबसे भारी गैस कौन पाया जाता है पूरे वायुमंडल में, सबसे भारी इनर्ट गैस कौन है? रेडॉन। रेडॉन हमारे हवा में भी नहीं पाया जाता है, ऐसा भी सवाल कहीं पूछ दे, एक्स्ट्रा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज नॉट ए मेटल, कौन इसमें से मेटल नहीं है? मेटल नहीं है। अल्युमिनियम है, लास्ट में हमारा फास्फोरस नहीं है। फास्फोरस क्या होता है? नॉन मेटल। नॉन मेटल बताया था, जिसके लास्ट में एन आ जाए या फिर एन आ जाए, प्लस 4 एक्सेप्शन बताया था, फास्फोरस, सल्फर और एक बताए थे, ऐसा ही क्या था वो, एस से सेलेनियम और एक और था, याद नहीं आ रहा है, ठीक है। ये हो गया। तो यहाँ पर होता है आपका मेटल नॉन मेटल चैप्टर समाप्त, ठीक है। ठीक है। अब चलिए